हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन 6 दिसंबर की क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मौर्योत्तर काल के पार्ट 2 को, और इसमें हम पढ़ेंगे विदेशी राज्यों को। तो मौर्योत्तर काल, आपको पता है, मौर्य काल जो था वो एक केंद्रीकृत सत्ता थी और उसने अखंड भारत पर राज किया था। उसके बाद भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया और उसी क्रम में कई देशी राज्य उभरे, जिनको कि कल हम पढ़ चुके हैं इन राज्यों को। और आज हम देखेंगे विदेशी राज्यों को। इसमें हम हिंद यवन, जिसको इंडो ग्रीक बोलते हैं, शक, पहलव, कुषाण, ये सब बाहर से आए, इन्होंने आक्रमण किया और भारत को जीता और फिर भारत पे शासन स्थापित किया। इन सबको आज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने अगर प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी, क्लास 1 से लेकर के अभी तक की, तो सारी क्लासेस को आप क्रम वाइज देखो, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें क्रम से अरेंज होती हैं। आप अगर पुरानी चीज़ों को नहीं देखोगे तो आगे की कुछ चीज़ें आपको मिस लगेंगी, ठीक है। तो आप इसको देख जरूर लो। तो यहाँ से हम देखेंगे विदेशी शासकों में, ठीक है। तो मौर्योत्तर काल में उत्तर पश्चिम सीमा पर लगातार हमले होते रहे और पहला जो आक्रमण हुआ वो किसका हुआ? वो हुआ हिंद यूनानी यानी कि बैक्ट्रियाई क्षेत्र का। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ये अगर उस समय का भारत था तो ये आपके जो देशी राज्य थे वो इस तरफ शासन कर रहे थे, ठीक है, इस वाले पूरे रीजन में। और जो आपका ये उत्तर पश्चिम वाला, ये इधर वाला प्रांत था, अफगानिस्तान, तक्षशिला जो, और ये पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र था, इसमें ये विदेशी राज्यों ने शासन किया। मतलब क्योंकि ये लोग उधर से ही आते थे और फिर वहीं पर इनका अपना साम्राज्य स्थापित हुआ, ठीक है। तो भारत पे पहला आक्रमण किसने किया? हिंद यूनानियों ने, यानी कि, और इन्होंने कहाँ किया? इन्होंने बैक्ट्रियाई क्षेत्र में किया। बैक्ट्रियाई क्षेत्र कौन है? बैक्ट्रियाई क्षेत्र ये अफगानिस्तान वाला रीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया कि पहला आक्रमण हिंद यूनानियों ने किया, ठीक। अब हिंद यूनानियों ने किया, जिसको यवन भी बोलते हैं हिंदी में, या इंडो ग्रीक बोलते हैं। जबकि आप देखोगे तो मैंने आपको जब सिकंदर का आक्रमण पढ़ाया था तो पूरा क्रम दिया था, उसमें मैंने बताया था कि पहला आक्रमण ईरानियों ने किया, उसके बाद यूनानियों ने किया, फिर हिंद यूनानी आए। ये मतलब वो सीक्वेंस है। ये मौर्योत्तर काल में अगर पहले आक्रमण की बात करें, विदेशी आक्रमण किसका हुआ? तो हिंद यूनानियों का हुआ, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो अब हम एक एक वंश उठाएंगे, काल उठाएंगे, और फिर उसमें जो जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हिस्ट्री हमको आपके एग्ज़ाम में जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं उन फैक्ट्स को, उन कॉन्सेप्ट को हम समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहले जैसा है आपका हिंद यवन, इसी को हिंद यूनानी बोलते हैं, इसी को इंडो ग्रीक बोलते हैं, इसी को बैक्ट्रियन बोलते हैं। तो नाम में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखनी, इसीलिए मैंने सारे नाम एक साथ लिख दिए हैं, ठीक है। इनके स्रोत की बात करें, कौन से स्रोत? यानी कि हिंद यवनों ने, हिंद यूनानियों ने, इंडो ग्रीक ने, बैक्ट्रियन ने, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया और भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो दो पुस्तकों के नाम आप लोग याद रखेंगे। पुस्तकों के नाम, एक क्या है? अवदान कल्पलता, इसके लेखक हैं क्षेमेंद्र। अब ये अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन अलग से भी बन सकता है कि आपसे पूछ लेगा। कई सारी बुक्स पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, साहित्य पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हिंद यवन या इंडो ग्रीक की जानकारी हमें अवदान कल्पलता से मिलती है। इसको लिखा किसने? इसको लिखा क्षेमेंद्र ने। दूसरी है मिलिंद पन्हो, इसकी जानकारी मतलब इसके लेखक नागसेन है, ठीक है। अब पहला शासक, यानी कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला हिंद यूनानी शासक कौन था? तो वो था डेमेट्रियस, ठीक। कौन था? डेमेट्रियस था। इसने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया, ठीक। और दूसरा यूनानी था ये, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि दूसरा यूनानी था। पहला ये शासक था कौन था? हिंद यूनानी, और दूसरा ही यूनानी था। पहला कौन था यूनानी आक्रमणकारी? तो वो सिकंदर था, आप सबको पता है। ये जो डेमेट्रियस है, इसके बारे में 2-3 बातें याद रखना कि ये यूथिडेमस का पुत्र था। यूथिडेमस कौन था? ये सेल्यूकस की तीसरी पीढ़ी का वंशज है। तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं सेल्यूकस के ही वंशज थे, ठीक। फिर जो है डायोडोट्स की हत्या यूथिडेमस द्वारा कर दी जाती। ये जो डेमेट्रियस का पुत्र था यूथिडेमस, इसने डायोडोट्स की हत्या कर दी और सेल्यूकस के कमज़ोर होने पर बैक्ट्रिया क्षेत्र को स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में घोषित कर दिया, और यही कारण है कि इसकी फिर हत्या करनी पड़ी, ठीक है। अब आप ये समझो कि पूरी कहानी क्या है कि जैसे ही सेल्यूकस बूढ़ा होता है, सेल्यूकस नहीं रहता है, उसके बाद सेल्यूकस, चूँकि आपको पता है कि ये इधर वाले राज्यों में शासन कर रहा था, तो इसका जो ऊपर का नियंत्रण है, जो पहले से जहाँ से आया था, वहाँ पे इसकी जो शक्ति है वो सेल्यूकस की वो कमज़ोर हो जाती है। और जैसे इसकी शक्ति कमज़ोर होती है, वैसे ही ये जो डायोडोटस है, ये डायोडोटस जो है, ये बैक्ट्रिया क्षेत्र को स्वतंत्र साम्राज्य घोषित करता है। और जैसे ही बैक्ट्रिया क्षेत्र को स्वतंत्र साम्राज्य ये घोषित करता है, तो ये जो यूथिडेमस था, यूथिडेमस ये चूँकि सेल्यूकस का पीढ़ी का था, तो ये इसकी हत्या कर देता है, ठीक। और फिर
ये अपना साम्राज्य स्थापित करता और फिर ये वहीं पर शासन करता, और इसका पुत्र जो डेमेट्रियस था ये बाद में भारत पर आक्रमण करता है। ये पूरी कहानी थी। अब यहाँ पर भी अगर आप देखो तो ये जो हिंद यूनानी शासक थे ये दो शाखाओं में बट गए। एक तो ये वाली शाखा जो भारत में रही, इस यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखो यहाँ पे मैंने मैप भी लगा दिया है, आप अगर इसको देखो तो ये इधर आप देखोगे तो एक तो इस शाखा में शासन कर रही थी जो भारत और वर्तमान पाकिस्तान वाला जो पंजाब है उस वाला, डेमेट्रियस शाखा इसको बोलते हैं। और जो यूक्रेटाइज शाखा थी वो इस बैक्ट्रियन जो क्षेत्र है यहाँ पे शासन कर रही थी। ठीक, अब अगर हम इसको हम देखें, ये जो दो शाखाएं थी, नंबर 1 को बोला गया यूथिडेमस वंश, दूसरे को बोला गया यूक्रेटाइज वंश। ठीक, यूक्रेटाइज वंश कौन था? जो बैक्ट्रिया क्षेत्र को कब्जे में अपने किया था। और यूथिडेमस वंश चूँकि इसी का पुत्र था डेमेट्रियस, जिसने भारत पर पहला आक्रमण भी किया। इनकी राजधानी साकल या सियालकोट थी जो कि वर्तमान में पंजाब में पड़ती है। इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी आपको पता है कौन थी? एक सेकेंड, इनकी राजधानी तक्षशिला थी। ठीक है, लाइट चली गई, कोई नहीं, हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। यूथिडेमस की अगर हम बात करें तो यूथिडेमस के 3 शासक हुए, और जैसे नंबर 1 है अपोलोडोट्स। अब इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है और ना ही इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, फिर एक होता है अथातोक्लीस। अथातोक्लीस से सिर्फ एक क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे कि कृष्ण व बलराम के सिक्के जारी कराए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले और आगे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस हिंद यवन शासक ने कृष्ण और बलराम के सिक्के जारी कराए थे? तो इसी अथातोक्लीस ने जारी कराए थे। ये डेमेट्रियस शाखा का शासक हुआ। और फिर अगला होता है मिनांडर, जिसको मिलिंद कहते हैं हिंदी में। ये 165 से 185 BC तक ये शासक रहता। अब मिनांडर के बारे में कई सारी जानकारी लिखी गई हैं, आपको सारी याद रखना, आपके एग्जाम में आती हैं। मिनांडर के बारे में क्या याद रखना कि इसने सिकंदर से भी ज़्यादा भूभाग जीते थे। ठीक है, सिकंदर कहने को विश्व विजेता था, लेकिन सिकंदर से ज़्यादा भूभाग मिनांडर ने जीत रखे थे। मिलिंद पन्हो जो ग्रंथ है, जिसको कि नागसेन ने लिखा है, बौद्ध ग्रंथ है। ठीक, इसमें मिलिंद पन्हो का जो हिंदी में अर्थ है वो होता ही यही है, मिलिंद पन्हो। पन्हो मतलब प्रश्न, मिलिंद मतलब ये जो मिनांडर राजा था, मिलिंद के प्रश्न थे और बौद्ध भिक्षु नागसेन के उत्तर थे उस पर। यही कारण है कि बाद में जो मिनांडर था वो बौद्ध धर्म अपना लेता है और नागसेन का शिष्य बन जाता है। इसकी उपाधियां याद रखना, हामिकस और सोटर, ये 2 इसकी उपाधियां थी। इसने सोने के सिक्के चलवाए थे और सिक्कों पर जो धर्म चक्र था उसको अंकित करवाया था। तो मिनांडर के बारे में इतनी बात जानकारी आपको याद रखनी। नेक्स्ट जो हमारा इधर हम एक सेकेंड, जो दूसरा शाखा थी यूक्रेटाइज शाखा, ये चूँकि बैक्ट्रिया क्षेत्र में थी और ये पंजाब वाले क्षेत्र में थी। इसमें जो मेन शासक हुआ वो हुआ एंटियालकीट्स। अब एंटियालकीट्स के बारे में क्या याद रखना, इसने शुंग वंश के शासक जो भागवत थे, भागभद्र थे, मैंने शुंग वंश के जब पढ़ाया था तो ऑलरेडी इसको मैंने करा रखा है। तो उसमें जो हेलियोडोरस जो दूत आता है, इसने गरुड़ स्तंभ, जो हेलियोडोरस स्तंभ भी जिसको बोलते हैं, विदिशा एवं मध्य प्रदेश में स्थापित करवाया था। ये जो हेलियोडोरस था ये इसी एंटियालकीट्स राजा का दूत था। ठीक है, इसको एंटियालकीट्स ने भेजा था, इतना आप याद रखेंगे। अब इस जो यूक्रेटाइज वंश था, जो एंटियालकीट्स था, इसी शासनकाल में जो इसका अंतिम शासक आता है वो आता है हर्मियस। हर्मियस के बारे में एक जानकारी याद रखना कि इसने कुजुल कटफिसेस को हराया था। कुजुल कटफिसेस क्या था? ये कुषाण वंश का संस्थापक था। इसको हम आगे करके पढ़ेंगे। कुषाण वंश का जो संस्थापक है वो कुजुल कटफिसेस था, इसको हराया था हर्मियस ने। हर्मियस अंतिम शासक था। ठीक, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो इतनी जानकारी आपको याद रखना है किसके बारे में, ये यूक्रेटाइज वंश और एंटियालकीट्स, हर्मियस, इन सब के बारे में। तो ये चूँकि थोड़ा सा टफ होता है पर इसको आप समझ दो, नाम अजीब से होते हैं चूँकि यूनानी नाम है, पर इसीलिए मैंने इसको एक पूरा फ्लो चार्ट के माध्यम से बना दिया ताकि भटकाव ना रहे और अच्छे से आपको याद हो जाए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये जो हिंद यवन थे इन्होंने चांदी के सिक्कों है तो द्रह्म शब्द लिया था यूनानी भाषा से। तो आपसे पूछ ले द्रह्म क्या है, तो द्रह्म चांदी के सिक्कों को कहते हैं और ये यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हिंद यूनानी थे या यूनानी आप कह लो, इनकी देन क्या थी या प्रभाव भारत में क्या पड़ा। आखिर इन्होंने इतने वर्षों तक भारत में शासन किया तो ये भारत को कुछ तो देकर भी गए होंगे। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें भारत में जी जो वर्तमान में भी भारत में प्रचलित है। नंबर 1 मुद्राओं की लिपि। इसका मतलब क्या होता है मुद्राओं की लिपि का मतलब, जो आज हमारी करेंसी है मुद्रा, उस पर जो लिखा जाता है, पहले सिर्फ चित्र अंकित किए जाते थे, अब उस पर जो लिखा जाने लगा। तो मुद्राओं की जो लिपि है उसको किसने दिया, उसको इन्हीं हिंद यूनानियों दिया। दूसरा कैलेंडर
कैलेंडर में सप्ताह का प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। आज जो हम कैलेंडर में सप्ताह का यूज करते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होंगे, ये सब हिंदू यूनानियों ने दिया। 12 राशियों की अगर बात करें जो वर्तमान में भारत में, जैसे आगे देखोगे जो ज्योतिष कुंडलियाँ जो मिलाई जाती हैं इन्हीं राशियों के आधार पर मिलाई जाती हैं, ठीक। 12 राशियाँ, जैसे सिंह हो गया, मेष हो गया, मिथुन हो गया, वृश्चिक हो गया, अलग अलग तरह की जो राशियाँ, किसी की धनु हो गया, ये सब जो राशियाँ हैं, मीन हो गया, ठीक। ये जो 12 राशियाँ हैं जो कि ज्योतिष का आधार हैं, ये हमें किसने दी? ये हमें हिंदू यूनानियों दी। तो अगर आपको ये भ्रम हो कि ये सब भारत का मतलब मूल है, तो मूल ये सब कुछ नहीं है, हिंदू यूनानियों ने दिया, ठीक। यवनिका की बात करें, पर्दा प्रथा, ये मतलब वो वाला पर्दा की बात यहाँ पे की गई जो रंगमंच में पर्दा गिरता है, उस पर्दे की बात करी गई यवनिका पे। कहीं कहीं पे हालांकि पर्दा प्रथा का बिल मिलता है कि इन्होंने पर्दा प्रथा भी लेकर के आई, ठीक है, लेकिन जो रंगमंच में पर्दा है वो बात ज़्यादा ऑथेंटिक होती है। तो यवनिका का प्रयोग हमने हिंदू यूनानियों से सीखा। राजत्व का दैवी सिद्धांत, आगे चल के जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे तो बलबन को पढ़ोगे तो राजत्व का दैवी सिद्धांत, मतलब राजा को ही देवता माना गया एक तरह से, तो ये कहीं ना कहीं हिंदू यूनानियों ने ही दिया। और नवीन शैली जो थी हेलेनिस्टिक कला, ये किसने दिया? ये भी हिंदू यूनानियों ने दिया। तो इतनी बातें आपको याद रखना, हिंदू यूनानियों ने भारत को दिया। नेक्स्ट देखेंगे शक शासक। शकों के बारे में आपको क्या क्या याद रखना, जितना दिया गया है इसमें सिर्फ आपको इतना पढ़ना है, इतना ही बार बार रिवीजन करना है, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो शकों के बारे में याद रखना, ये लोग मध्य एशिया से आए थे और ये बोलन दर्रा को पार करके आए थे। पहला शक शासक मोगा था और भारत में ये शासक स्वयं को क्षत्रप कहते थे। तो याद रखना है, जो ये राजा लोग होते थे भारत में, ये लोग अपने आप को क्षत्रप कहते थे। इसकी 5 शाखाएं थी। नंबर 1 अफगानिस्तान की तरफ थी, मतलब ये पूरे जो शक लोग थे ये 5 अलग अलग शाखाओं में विभाजित थे, मतलब 5 राज्य आप बोल लो या 5 अलग अलग क्षेत्रों में थे, 5 अलग अलग क्षत्रप या राजा लोग राज्य करते थे, ठीक। तो एक था अफगानिस्तान, दूसरा पंजाब, इसकी राजधानी तक्षशिला थी, एक था मथुरा, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। ये जो उत्तरी क्षत्रप है और पश्चिमी क्षत्रप, ये दोनों शाखाएं भारत में प्रचलित हुई, आपको याद रखना है, ठीक है। और जो उत्तरी क्षत्रप था ये तक्षशिला से लेकर आगरा तक था और पश्चिमी क्षत्रप नासिक से उज्जैन तक था, ठीक है। तो ये इनकी जो लोकेशन है वो भी आप याद रखेंगे। तो भारत में ये दोनों शाखाएं प्रचलित हुई। अब ये जो उसमें भी जो पश्चिमी क्षत्रप है नासिक से उज्जैन तक वाला, ये अधिक शक्तिशाली था। क्या याद रखना, ये अधिक शक्तिशाली था। कौन सा? पश्चिमी क्षत्रप। क्यों? क्योंकि इसमें 2 वंश के आपको नाम याद रखना है, एक है क्षयरात वंश और एक है कादर्मक वंश, ठीक है। कादर्मक वंश और क्षयरात वंश। कादर्मक वंश नासिक में था और कादर्मक वंश उज्जैन में था और क्षयरात वंश नासिक में था। क्षयरात का प्रमुख शासक नहपान था। मैंने आपको जब पढ़ाया था सातवाहन, तब मैंने आपको बताया था कि सातकर्णी प्रथम ने इसको हराया था, नहपान को। कादर्मक वंश उज्जैन में था और इसका जो प्रमुख शासक था वो रुद्रदामन था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। ये सेपरेट क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेगा कि जो नहपान था वो किस वंश से रिलेटेड था, या रुद्रदामन जो है वो किस वंश से था। तो वंश याद रखना, कादर्मक वंश से था रुद्रदामन। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब इनके बारे में यानी शकों के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उनको हम देख लेते हैं टू द पॉइंट। जैसे नहपान सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी, अच्छा मैंने सातकर्णी प्रथम बताया नहीं, गौतमीपुत्र जो सातकर्णी था उससे पराजित हुआ था। कौन? नहपान, ठीक है। नहपान के सिक्कों पर नहपान को क्या कहा गया? नहपान के सिक्कों पर नहपान को राजा कहा गया है। रुद्रदामन फर्स्ट के बारे में, भारत में शकों को सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा, भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रतापी राजा यही रुद्रदामन प्रथम हुआ। और सिंध से लेकर मालवा से लेकर गुजरात तक इसने शासन किया। सुदर्शन झील का इसने जीर्णोद्धार कराया। सुदर्शन झील के बारे में हमने जब मौर्य साम्राज्य पढ़ाया था, उसमें जब चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाया था, क्योंकि उन्होंने इसको बनवाया था, उसके बारे में बहुत डिटेल में करा रखा है। फिर जूनागढ़ अभिलेख, इसको भी हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ये विशुद्ध संस्कृत में है, ये भी रुद्रदामन का अभिलेख है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, शकों का जो अंतिम शासक था रुद्र सिंह तृतीय, इसको गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या सेकेंड जिनको बोलते हैं, इन्होंने पराजित कर पश्चिमी क्षत्रप को अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक। तो ये आप याद रखेंगे। अभी मैं जब आपको गुप्त वंश पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इस रुद्र सिंह तृतीय को कैसे पराजित करते हैं, ठीक है। वो सब मैं आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि इसमें इसकी जो भाभी होती है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, उसकी रक्षा के लिए ये युद्ध लड़ता, क्योंकि इसका भाई अपनी पत्नी देने को तैयार हो जाता है इसको। तो ये सब मैं गुप्त वंश पढ़ाऊंगा तब ये सब आपको बताऊंगा। तो इतना ही आपको पढ़ना है शकों के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे पहलव या फिर पार्थियन वंश, ठीक है। पहलव या पार्थियन के बारे में
बहुत कम जानकारी है और बहुत कम इससे क्वेश्चन आते हैं, तो बस टू द पॉइंट कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। मूल इनका याद रखना, ये मूलतः ये लोग ईरानी थे, ईरान से आए थे। इनका अगर सबसे शक्तिशाली शासक देखें तो गोंडो फर्नीज था। कौन सा था? गोंडो फर्नीज। तो ये सब नाम भी आपसे मिलाने को दे सकता है, नाम दे देगा अलग अलग शासनकाल के, आपसे पूछ लेगा किन शासकों के किन वंश के ये शासक है, मिलान करो। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। अभिलेख की बात करें तो तख्ते बही अभिलेख, आपसे पूछ लेगा तख्ते बही अभिलेख का संबंध किससे है, तो गोंडो फर्नीज से है, और ये पहलव या फिर पार्थियन शासक थे। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद रखना गोंडो फर्नीज के बारे में, कि इसके शासनकाल में सेंट थॉमस जो थे वो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आए। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि सेंट थॉमस जब भारत आए थे ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, उस समय राजा कौन था, तो गोंडो फर्नीज था, पहलव वंश का शासनकाल था। ठीक है। भारत में इस वंश के अगर सबसे वास्तविक संस्थापक की बात करें तो ये था मिथ्रेडेट्स फर्स्ट, 171 से 130 BC तक रहा था, और ये यूक्रेटाइट्स जो अभी हमने ऊपर देखा हिंद यमन, ये उसका समकालीन था। ठीक है। और इसके साम्राज्य का अंत कुषाणों के द्वारा कर दिया गया। ठीक, मतलब पहले वंश का। अब हम कुषाण चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आज की क्लास में अगर कोई वंश है तो यही कुषाण वंश है। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये कुजुल कटफिसेस था। पार्थियन की सत्ता पदच्युत कर अपनी सत्ता स्थापित की। तो ये अभी जो मैंने आपको बताया कि ये जो अंतिम सम्राट था इसकी हत्या कर दी थी एक तरह से कुजुल कटफिसेस ने, और फिर इसने कुषाणों का वंश स्थापित किया था। ठीक, तो पार्थियन की सत्ता को हटाकर आए थे कौन लोग, कुषाण लोग। ये कहाँ से आए थे, ये लोग मध्य एशिया से आए थे, और वो भी जो चीनी सीमा पर, जो उस समय चीनी तुर्किस्तान बोलते थे, वहाँ से ये लोग आए थे। तो मध्य एशिया सेंट्रल एशिया वाला वो रीजन जो चीन की सीमा से लगता है, वहाँ से ये कुषाण लोग आए थे, और ये लोग यूची, जिसको तोखारीन भी बोलते हैं, उस जनजाति से संबंध रखते थे। और कुजुल कटफिसेस का जो उत्तराधिकारी था वो विम कटफिसेस था, और इसी विम कटफिसेस को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। तो अब हम कुषाण वंश के कुछ शासकों से क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो नंबर 1 कौन सा देखेंगे, विम कटफिसेस को। इसने सोने के सिक्के चलाए और उस पर द्विभाषीय मुद्रा में, यानी कि 2 भाषाओं में लिखवाया, एक तरफ यूनानी लिपि में और एक तरफ खरोष्टी लिपि में लिखवाया। जो विम कटफिसेस था इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी की है, शैव धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का। शैव धर्म कौन, जो भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं, और यही कारण है कि इसने महेश्वर की उपाधि ली। ठीक है, महेश्वर चूँकि भगवान शंकर का नाम है, तो उन्हीं के नाम पे इसने महेश्वर की उपाधि भी धारण की, और ये शैव धर्म का अनुयायी था। कौन, विम कटफिसेस। ठीक, इसके अतिरिक्त इसकी कुछ अन्य भी उपाधियां हैं, जैसे इसको सम्राटों का सम्राट कहते हैं, सर्वलोकेश्वर कहते हैं, राजाधिराज कहते हैं, और महेश्वर जो मैंने आपको बताया। सिंधु नदी पार कर तक्षशिला और पंजाब पर इसने अधिकार किया था। शिव नंदी बैल आकृति के सिक्कों की प्राप्ति होती। तो ये शैव धर्म का अनुयायी था, शंकर जी को बहुत मतलब आराधित है इसके, तो ऑब्वियस सी बात है इसके सिक्कों पर शिव नंदी और बैल की आकृति के सिक्कों प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक नोट लगाया, आप देख लो। आपसे पूछ ले कि शैव मतावलंबियों को क्या कहा जाता, तो ये नैनार कहते हैं। और अलवार संत कौन होते, जो वैष्णव मतावलंबी होते हैं। ठीक है, नैनार संतों की संख्या अधिक थी 63, और अलवार संतों की संख्या 12 थी। ठीक, तो इतना आपको विम कटफिसेस के बारे में याद रखना। नेक्स्ट है कनिष्क, सबसे इंपॉर्टेंट शासक आज का, और इसके बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। कुषाण वंश का महानतम शासक था कनिष्क। रवैटक अभिलेख से कनिष्क के विम कटफिसेस का पुत्र होने का पता चलता। तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि निम्न में से किस शासक से रवैटक अभिलेख का संबंध निम्न में से किस शासक थे, तो याद रखना कनिष्क से है। कनिष्क विम कटफिसेस का पुत्र था, ऐसी जानकारी हमें रवैटक अभिलेख से मिलती है। कनिष्क ने 2 राजधानियाँ बनाई थी, पुरुषपुर और मथुरा। पुरुषपुर वर्तमान जो पेशावर है, रावलपिंडी पाकिस्तान वाला एरिया, तक्षशिला वाला वहाँ पे, और फिर मथुरा वाला भारत में जो मथुरा। ठीक है, गद्दी पर बैठने से पूर्व यह तक्षशिला का गवर्नर था। कौन, कनिष्क। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति इसी कनिष्क के कार्यकाल में हुई थी, चूँकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बौद्ध संगीति के बारे में। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, पहली जो फर्स्ट AD था, पहली शताब्दी में। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने करी थी। और इसी चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो है वो महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था। कनिष्क के बारे में याद रखना, कनिष्क ने बौद्ध धर्म का संरक्षण तो दिया था बौद्ध धर्म को, लेकिन बौद्ध धर्म के अंदर भी इसने महायान शाखा जो थी उसका संरक्षण किया था कनिष्क ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कनिष्क के बारे में याद रखना कि यह 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, और जिस ईस्वी में ये गद्दी पर बैठता है वहीं से ये शक संवत की शुरुआत कर देता है। तो शक संवत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ये सब कैसे निकाले जाते हैं, विक्रम संवत या शक संवत। शक संवत में आपको मतलब जैसे वर्तमान में भी जैसे 2025 चल रहा है, इसमें से अगर आप 78 को घटा दोगे
ठीक है। तो अगर आप जैसे 2026 है तो 2026 में से अगर 78 माइनस कर दोगे तो शक संवत आ जाएगा। विक्रम संवत में क्या होता है, 2026 में से 57 जोड़ना होता है। ठीक है, तो ये शक संवत जो है ये कनिष्क ने ही चलाया था, और वर्तमान में जो भारत सरकार है उसका जो ऑफिशियल कैलेंडर है वो इसी शक संवत पर आधारित होता है। भारत का राष्ट्रीय संवत या राष्ट्रीय पंचांग भी है, और ये शुरू होता है 21 और 22 मार्च, 21 मार्च या लगभग 22 मार्च, दोनों में से किसी एक डेट से इसकी शुरुआत होती है। उपाधि की बात करें तो सीजर यानी कैसर की उपाधि इसने ली थी रोमन सम्राट की तरह। ठीक है, इसको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। द्वितीय अशोक कहने का मूल कारण है कला और संस्कृति का विकास। मूर्तिकला की मथुरा और गांधार कला का विकास इसी कनिष्क के समय में हुआ, और यूहाचिस नाम से इसने सोने के सिक्के चलवाए। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने चीन से रोम जाने वाला जो सिल्क मार्ग था उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट कि निम्न में से किस शासक ने सिल्क मार्ग पर पूरा नियंत्रण किया था, जो कि चीन से रोम तक जाता था। ठीक है, इसका जो था चीनी शासक उस समय का जो पांचाओ था उससे युद्ध हुआ था कनिष्क का, और इसमें ये पहले पांचाओ से पराजित हो जाता लेकिन बाद में अंततः वह विजयी होता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कि पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था, और वहाँ से जो प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष है, अश्वघोष को ये जीत करके लाया था युद्ध में। ठीक है, और अश्वघोष इसको मिले थे। बुद्ध का भिक्षा पात्र मिला था जिसमें बुद्ध भिक्षा मांगते थे, और एक विचित्र प्रकार का कुक्कुट प्राप्त हुआ था। तो याद रखना तीनों चीज़ें कि पाटलिपुत्र के आक्रमण में कनिष्क को 3 चीज़ें प्राप्त हुई थी, बुद्ध का भिक्षा पात्र, अश्वघोष और कुक्कुट। ठीक है, इसके द्वारा जारी तांबे के सिक्कों पर इसने बलि देवी पर बलि देते हुए दिखाया गया है। तो बलि देवी जो थी, बलि की देवी, उस पर बलि दे रहा ये कनिष्क, ऐसा इसके द्वारा सिक्कों में दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कनिष्क के बाद अगर हम बात करें तो हुविस्क जो था वो शासक बनता है, और कश्मीर में हुविस्कपुर नगर ये बसाता है, और इसका जिक्र मिलता है राजतरंगिणी में। और इसका जो फिर शासक होता है अंतिम महान सम्राट, तो वसुदेव सेकंड होता है। ये कुषाणवंश का अंतिम महान सम्राट होता है। तो ये हमने कुषाणवंश, उसमें खासकर कनिष्क के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देख ली। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इतने में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब कनिष्क के दरबार में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति थे, ठीक, उनके बारे में आप याद रखना। 4 नाम याद रखना, चरक हो गए, अश्वघोष हो गए, नागार्जुन हो गए और वसुमित्र हो गए। चारों के चारों नाम किसके दरबार में रहते थे, तो कनिष्क के दरबार में रहते। कनिष्क बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, कनिष्क के दरबार में बड़े लोग रहते हैं। फिर देखोगे आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पर नवरत्न हो जाएंगे, उन्हीं नवरत्नों को फॉलो करेगा, तब अकबर के दरबार में भी नवरत्न होंगे। तो चरक के बारे में क्या याद रखना कि ये चरक संहिता इन्होंने लिखी, और ये कनिष्क के राज्य वैद्य भी थे, और ओवरऑल कहीं ना कहीं शल्य चिकित्सा से इनका जुड़ाव था। ठीक है, और अगला क्या है, अगला है एक नाम मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जीवक। आप लोग कमेंट करके बताओ जीवक जो है वो किसके राज्य वैद्य थे। कनिष्क का राज्य वैद्य चरक था, लेकिन जीवक किसके राज्य वैद्य थे। आप लोग कमेंट करके इसका जवाब दो, मैं देखता हूँ आपको याद है या नहीं याद है। अश्वघोष के बारे में इनकी 2 रचनाएं याद रखना, बुद्ध चरित्र, ये जनरली सबको याद रहती है। दूसरी रचना भी याद रखना, सूत्रालंकार। तो बुद्ध चरित्र और सूत्रालंकार ये अश्वघोष ने लिखी। अश्वघोष कहाँ से आए थे, जब इसने पाटलिपुत्र पर अटैक किया था। ठीक, और चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी उसके उपाध्यक्ष यही अश्वघोष थे। नागार्जुन के बारे में याद रखना, ये माध्यमिक सूत्र जो ग्रंथ है इनका, तो सबसे पहले याद रखना नागार्जुन का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है, माध्यमिक सूत्र। इसी नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था इसी माध्यमिक सूत्र में, और यही कारण है कि इनको भारत का आइंस्टीन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत बहुत पहले दे दिया था। शून्यवाद के जनक भी ये माने जाते हैं। और इनकी एक पुस्तक का नाम याद रखना, प्रज्ञापारमिता सूत्र। तो 2 सूत्र इन्होंने लिखा, जो ग्रंथ इनके, एक माध्यमिक सूत्र, दूसरा प्रज्ञापारमिता सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट है एक सेकेंड, वसुमित्र के बारे में क्या याद रखना है, ये चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। महाविभाष्य शास्त्र की इन्होंने रचना की। महाविभाष्य शास्त्र है क्या, ये बौद्ध जातकों पर टीका है, और इसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको याद रखना है कनिष्क और इन सारे इनके दरबार के में जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे इनके बारे में। अब चूंकि अभी मैंने आपको बताया था कि कनिष्क के शासनकाल में मथुरा कला और गांधार कला का विकास हुआ, तो टू द पॉइंट हम कुछ पॉइंट्स के रूप में अंतर देख लेते हैं। बेसिक अंतर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जनरली इस पे क्वेश्चन मेंस में आता है, हालांकि प्रीलिम्स में आ जाए तो आप थोड़ा सा अंतर याद रखना। मथुरा कला में लाल पत्थर का यूज होता है, और गांधार कला में गहरे नीले और काले रंग के पत्थर का यूज होता है। इसका संरक्षक कुषाण थे। मथुरा कला का संरक्षक कौन लोग कर रहे थे, कुषाण लोग कर रहे थे। गांधार कला का याद रखना, कुषाण भी कर रहे थे और शकों ने भी पहले किया था। ठीक, मथुरा कला आदर्शवादी है, ठीक, आइडियलिस्टिक है, और गांधार कला यथार्थवादी यानी कि रियल है।
ठीक है। और मथुरा कला का संबंध जो है याद रखिए बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म से है, जबकि गांधार कला का संबंध केवल और केवल बौद्ध धर्म से है, ठीक है। और बाकी लोकेशन आपको पता है, मथुरा कला मथुरा के क्षेत्र में और गांधार कला जो तक्षशिला गांधार जो बैक्ट्रियन क्षेत्र है वहाँ तक था, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने एक नोट लगाया है, नोट ये लगाया है कि ये सारी मूर्तिकला की शैलियाँ हैं, मथुरा हो गांधार हो। एक मूर्तिकला शैली का और विकास हुआ, उसका नाम है अमरावती कला। ये कहाँ हुई? ये दक्षिण भारत में हुई। कहाँ पे? ये हुई पूर्वी दक्कन, कृष्णा और गोदावरी घाटी के आसपास, ठीक है। ये इसके जो प्रमुख केंद्र थे अमरावती कला के, तो नंबर 1 तो अमरावती स्वयं में था, दूसरा नागार्जुन कोंडा और तीसरा जगाईपेट। ये तीनों जगह के नाम याद रखना, अमरावती, नागार्जुन कोंडा और जगाईपेट, ये तीनों अमरावती कला से संबंधित हैं, ठीक है। और उस समय शासक कौन थे? तो याद रखना सातवाहन और इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने संरक्षण दिया था अमरावती कला को। यहाँ पे एक ये फैक्ट याद रखना, श्री पर्वती किसको कहा गया है? तो याद रखिए पुराणों में इक्ष्वाकु वंश के शासकों को श्री पर्वती कहा गया है। ये क्वेश्चन बना है आपका PVIQ में, तभी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो पुराणों में इक्ष्वाकु वंश के शासकों को श्री पर्वती कहा गया। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये वो वाले इक्ष्वाकु वंश नहीं जिस इक्ष्वाकु वंश के भगवान श्री राम आज दशरथ थे, ठीक है। ये बाद में हुए ये लोग, ठीक है, इक्ष्वाकु वंश के शासक। इनको पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। तो ये हमने पढ़ लिया आज की क्लास में। लगभग हमने 25 मिनट की क्लास में कंप्लीट देख लिया जितने क्वेश्चन बनते हैं आपके विदेशी शासकों से, ठीक है। अब इसके बाद हम गुप्त काल पे चलेंगे और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये क्लास हमारी कैसी लगी, क्योंकि बहुत शिद्दत से इसके नोट्स सब रेडी करेंगे। अगर आप इसको रिवाइज़ कर लोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताओ। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो जाकर, वहीं पे सारी चीज़ें आपको जानकारी, वीडियो के लिंक, सब चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आपको भटकाव नहीं रहेगा। और बाकी जिसको हमारा ये मिशन 6 दिसंबर जो ग्रुप चल रहा है उसको ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकता है। उसी में इसके सारे नोट्स मिलेंगे, ना सिर्फ इसके बल्कि पूरा कंप्लीट पैकेज है प्रीलिम्स पास करने का। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये हमारा नंबर है 7007656697। इस नंबर को आप लोग व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हो मिशन 6 दिसंबर वाले ग्रुप की, और इससे आप जुड़ते हो तो आपके प्रीलिम्स पास होने की संभावना 100% बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जिसको जुड़ना है जुड़ सकता है इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।